हेलो एंड वेलकम टू फेमा 1999। फेमा 1999 के फर्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीए ए.के. चतुर्वेदी, फेलो मेंबर ऑफ ICAI विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। एक मित्र ने कहा कि आप सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ बनाएं जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एकेडमिक नीड्स के साथ ब्लेंड किया जा सके। तो आइए हम साथ मिलकर पढ़ते हैं फेमा फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स एंड टिप्स, ये पूरी प्रेजेंटेशन सीरीज़ है जिसको CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रोफेशनल कोर्स की रिगर को मेंटेन करने के लिए CA का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। हम लीगल टेक्स्ट से मिनिमम डिविएट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लीगल टेक्स्ट के साथ ही रहें और कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने का प्रयास करें जिससे कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके। सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करने के लिए बेटर है कि ICAI के स्टडी मटेरियल को बेस बना लें। ICAI के स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छे होते हैं। डाउनलोडेबल मटेरियल, हम लोग वीडियो सीरीज में जो कंटेंट कवर करने वाले हैं उसका PDF वर्जन डाउनलोडेबल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 15-20 मिनट्स अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखकर हमने सीरीज को स्मॉलर सेशंस में डिवाइड किया है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में स्पेशली जहां लीगल थ्योरी इन्वॉल्व हो, एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि 15-20 मिनट के बाद एक वीडियो को पॉज करके एक छोटा सा ब्रेक ले लें और फिर कंटिन्यू करें। और इस दौरान जो पहले सुना है, पिछले 15-20 मिनट में जो सुना है, उसको थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लें। 24 आवर्स 7 डेज, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब नेक्स्ट डे और 7 दिन के बाद एक बार मटेरियल को रिवाइज कर लें, तकरीबन 10% टाइम एवरी टाइम लगा करके, तो उसके बाद वो मटेरियल काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। एक नज़र फ्रेमवर्क ऑफ फेमा पे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रूल्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय RBI, मास्टर डायरेक्शंस, मास्टर सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, DIR सीरीज, प्रेस नोट्स, FAQs। जो राइट साइड में हमने एक लेटर जैसी बनाई है उसको देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो एक सेंट्रल एक्ट है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 49 तक है। तो ऐसा लगता है एक छोटा सा एक्ट है, परफेक्ट है कि ये लॉ काफ़ी बड़ा है। इसके अंतर्गत कई सारे रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं। रूल्स नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और रेगुलेशंस नोटिफाई होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, परसुएंट टू स्टैट्यूटरी पावर्स गिवन बाय द फेमा एक्ट इटसेल्फ। तो उसमें पावर्स दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स फ्रेम करने के लिए और RBI को रेगुलेशंस फ्रेम करने के लिए। इसी के तहत RBI कई नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नोटिफाइड होते हैं रूल्स। तो इन तमाम चीज़ों को हम जोड़ के देखते हैं तो फेमा का एक स्ट्रक्चर बनता है। और इसलिए एक जो ग्रीन कलर में हमने बॉक्स में दिखाया, मास्टर डायरेक्शंस, ये मास्टर डायरेक्शंस बहुत रेलिवेंट होते हैं और अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में मास्टर डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में फेमा को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। FAQs, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कई कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर में बनाता है और उसको सर्कुलेट करता है, जिससे कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मदद मिलती है। स्पेसिफिक ओवर जनरल, क्योंकि कई नोटिफिकेशंस होते हैं, कई सर्कुलर्स होते हैं और कई रेगुलेशंस होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक जनरल रेगुलेशंस में या जनरल नोटिफिकेशन में और एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में कभी कभी थोड़ा कन्फ्लिक्ट सा फील होता है। तो जो स्पेसिफिक है वो प्रीवेल करता है ओवर जनरल। ये प्रैक्टिकल टिप है। आगे चलते हैं। चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज ओवरव्यू ऑफ फेमा। 7 चैप्टर्स हैं। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2, जिसमें हम एक्ट की कवरेज को डिस्कस करते हैं और कुछ की डेफिनेशंस को कवर करते हैं, जो कि नॉर्मल सभी एक्ट्स में होता है। चैप्टर 2 रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3 से 9 तक, ये हार्ट ऑफ फेमा है। जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं वो मोस्टली इसी पार्ट में कवर्ड हैं।
और इसी को फोकस में हम लोग रखने वाले हैं अपने आगे आने वाले सेशंस में। ऑथराइज पर्सन सेक्शन 10, 11, 12। ऑथराइज पर्सन यानी वो व्यक्ति जिसको रिजर्व बैंक ने ऑथराइज किया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। कंट्रावेंशन एंड पेनल्टीज सेक्शन 13, 14, 15। यदि आप कंट्रावेंशन करते हैं तो आपके उसको ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। इसकी प्रोविजन सेक्शन 13, 14, 15 में कवर्ड है। फिर आता है एडजुडिकेशन एंड अपील सेक्शन 16 to 35। देखिए 20 सेक्शंस हैं जो इसको कवर्ड हैं, और ये होता है जब एडजुडिकेशन आपका किस तरह से होगा कंट्रावेंशन का, पेनल्टीज का, और आप उसके खिलाफ अपील की क्या प्रोसेस कर सकते हैं, वो सेक्शन 16 to 35 में कवर्ड है। चैप्टर 6 में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कवर्ड है सेक्शन 36, 37, 38। एंड फाइनली मिसलेनियस प्रोविजंस सेक्शन 39 to 49। ये मोस्टली मशीनरी प्रोविजंस होती हैं। तो ब्रीफली स्टेटेड, जस्ट टू समराइज, चैप्टर 1 to 7 टोटल 49 सेक्शंस, सेक्शन 1 and 2 प्रिलिमिनरी, एंड सेक्शन 3 to 9 रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा अपने इस सीरीज में। शुरुआत करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रिलिमिनरी पार्ट से। An act to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payments and promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। ये एक्ट है जो कि फॉरेन एक्सचेंज के लॉ को कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। ये ऑब्जेक्टिव 1973 में जो फेरा था, जहां रेगुलेशन के ऊपर फोकस था, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस था और उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस था। 1999 में जब हम आ रहे थे तो एक लिबरलाइजेशन के नैरेटिव में थे, ओपनिंग अप के नैरेटिव में थे, और इसलिए जो नैरेटिव था वो था फैसिलिटेटिंग एंड प्रोमोटिंग। और ये फैसिलिटेटिंग एंड प्रोमोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कई बार लीगल केसेस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में भी डिस्कस होता रहा है, और इसको रेलिवेंट रखा, समझा गया है जब भी इसके रिलेटेड कोई केस आए हैं। एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पूरे भारत में लागू होता है, सारी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में लागू होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी लागू होता है। गिफ्ट सिटी में इसके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं जिसके अनुसार इसकी अप्लीकेबिलिटी डिसाइड की जाती है। Also applies to all branches, offices and agencies outside India owned or controlled by a person resident in India। यदि कोई व्यक्ति भारत में रेजिडेंट होता है, उसकी ब्रांचेस, ऑफिसेस, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया होती है, और उनकी ओनरशिप, कंट्रोल उस रेजिडेंट के हाथ में होती है, तो उनके ऊपर ये फेमा लागू हो जाता है। जब हम रेजिडेंट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेस, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है और रेजिडेंट की डेफिनेशन में भी हमको मिलेगी। एंड ऑल्सो टू एनी कंट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय ए पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज। यदि इंडिया के बाहर भी कोई व्यक्ति कंट्रावेंशन करता है फेमा का, और यदि उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई करता है, तो वो कंट्रावेंशन कवर्ड हो जाएगा, और वो ये नहीं कह सकता कि ये कंट्रावेंशन तो मैंने इंडिया में किया ही नहीं था, तो ऐसा नहीं रहेगा। ऑथराइज पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन है, ऑथराइज पर्सन मीन्स एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। तो ऑथराइज पर्सन कौन है? ऑथराइज पर्सन वो व्यक्ति है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने सेक्शन 10 ऑफ एमा के तहत ऑथराइज किया हुआ है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। इनफैक्ट आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग अदर देन ऑथराइज पर्सन से करना परमिटेड नहीं है फेमा में। मस्ट कंप्लाई विद जनरल और स्पेशल डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई एंड फर्निश इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय आरबीआई। ये ऑथराइज पर्सन को आरबीआई के द्वारा जारी किए गए जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, और आरबीआई यदि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उनको देना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, मस्ट ऑब्टेन रिक्वायर्ड डिक्लेरेशंस एंड इंफॉर्मेशन टू इंश्योर फेमा कंप्लायंस।
आरबीआई इनफैक्ट फेमा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन इन ऑथराइज पर्सन के माध्यम से ही करती है, और इसलिए इन ऑथराइज डीलर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो रिक्वायर्ड डिक्लेरेशंस लें, इंफॉर्मेशन लें, जिससे इंश्योर हो सके कि वो जो भी रेमिटेंसेस कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वो फेमा कंप्लायंट है। यह ऑथराइजेशन रिवोक भी हो सकता है, ऑथराइजेशन कैन बी रिवोक्ड। आरबीआई हैज़ पावर्स टू इंस्पेक्ट ऑथराइज पर्सन, और आरबीआई ऑथराइज पर्सन के इंस्पेक्ट भी कर सकती है। ये तमाम चीज़ें सेक्शन 10, 11 और 12 में कवर की गई हैं। ऑथराइज डीलर्स क्या होते हैं? 3 कैटेगरी होते हैं, लेफ्ट साइड में हमने टेबल में लिखा हुआ है। ऑथराइज डीलर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन हो तो अच्छा होता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आते हैं कैटेगरी 1 ऑथराइज डीलर्स, और दे कवर फुल रेंज ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो, फुल रेंज कवर करने का अधिकार ऑथराइज पर्सन्स को मिलता है। कैटेगरी 2AD एंड कैटेगरी 3AD आर गिवन लिमिटेड डीलिंग परमिशंस। तो ये चीज़ें जब हम आगे रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। मनी चेंजर्स बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल एंड बिजनेस पर्पसेस, उनका स्कोप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है। ओबीयूज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स जो होती हैं, वो हैं ऑफशोर ब्रांचेस ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। की डेफिनेशंस करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, ये डेफिनेशंस एक्ट में दी गई हैं, तो इन पे एक निगाह डाल लेते हैं। Currency includes all currency notes, cash in the form of coins and banknotes, postal notes, postal orders, money orders, checks or drafts, travelers' checks, letters of credit, bills of exchange, promissory notes, credit cards, such other similar instruments as may be notified by Reserve Bank. तो इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यह है कि करेंसी की डेफिनेशन एक वाइड डेफिनेशन है, जिसमें फिजिकल कैश, फिजिकल कॉइन्स तो आते ही आते हैं, इसके साथ साथ ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिनका भी हमने जिक्र किया, फॉर एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, क्रेडिट कार्ड्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक्स, चेक्स, ड्राफ्ट, ये तमाम चीज़ें उसमें कवर्ड होती हैं। इसलिए जब भी कहीं वर्ड करेंसी यूज़ हो रहा है तो ये दिमाग में रहना चाहिए कंसेप्चुअली कि इसमें सिर्फ करेंसी नोट्स की बात नहीं हो रही है। फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। सिंपल डेफिनेशन है, इंडियन करेंसी है और जो इंडियन करेंसी नहीं है तो फिर वो फॉरेन करेंसी है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा डीप में जाके समझते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन which alters the assets or liabilities, including contingent liabilities, outside India of persons resident in India। यदि कोई व्यक्ति भारत में रेजिडेंट है और भारत के बाहर उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज चेंज हो रही है, चाहे कंटिजेंट लाइबिलिटी ही चेंज हो रही है, तो वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दूसरा, एसेट्स और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यदि कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रेजिडेंट है, उसकी इंडिया में एसेट या लाइबिलिटी चेंज हो रही है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसको हमने राइट साइड में जो एक चार्ट बनाया हुआ है उससे इजीली क्लियर हो जाता है। ग्रीन लाइन इंडिया और आउटसाइड इंडिया को डिपिक्ट कर रही है, जो ब्लॉक्स हैं वो रेजिडेंट के स्टेटस को डिनोट कर रहे हैं। रेजिडेंट इन इंडिया, उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया अगर चेंज हो रही हैं तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। यदि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और उसकी एसेट्स लाइबिलिटी इन इंडिया चेंज हो रही हैं तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। हाँ, अगर रेजिडेंट इन इंडिया है, एसेट लाइबिलिटी भी इंडिया में है, तो वो फीमा पर्पस के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसी तरीके से यदि कोई रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, यूएस में रहता है, यूएस में प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, शेयर्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसकी एसेट लाइबिलिटीज इंडिया में चेंज नहीं हो रही है और इस वजह से वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फीमा पर्पस से नहीं है। लेकिन यदि वही व्यक्ति इंडिया में कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है या कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एंड इन द रिवर्स, यदि कोई इंडियन कंपनी ओवरसीज एंटिटी में बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है या इक्विटी में इन्वेस्ट करती है या उसको लोन दे देती है, या कोई इंडियन व्यक्ति बाहर में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, तो वो तमाम ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे। इसको हम अब नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डीप में जाकर समझेंगे, जिसमें एक छोटा कन्फ्यूजन को भी एड्रेस हम करेंगे। पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को भी समझ लेते हैं।
करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन अदर देन ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये नेगेटिव डेफिनेशन है। यदि कोई ट्रांजैक्शन है और वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग सच ए ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स। ये तो जनरल डेफिनेशन है और उसको बिना इम्पैक्ट किए हुए बताया जा रहा है कि 4 तरह के ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनको एक्सप्लिसिटली बताया जा रहा है कि वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही हैं। पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी जो विदेश व्यापार होता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, करंट बिजनेस हो, सर्विसेज हो, ये तमाम चीज़ें तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते ही हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, क्योंकि यदि कोई क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है किसी को, तो चाहे थोड़े ही पीरियड के लिए इंडियन पार्टी के लिए ओवरसीज़ में एक रिसीवेबल क्रिएट होगा और ओवरसीज़ पार्टी का इंडिया में पेएबल क्रिएट होगा और वाइस वर्सा। इन एनी इवेंट एक ये शॉर्ट पीरियड का ही एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जैसा ये बन जाता है। तो लॉ में इसको स्पेसिफिक कार्व आउट करके दिया गया है, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो फॉरेन ट्रेड, करंट बिजनेस, सर्विसेज हैं और उसके संबंधित जो भी शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो तमाम चीज़ें आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर हो जाएंगी। पेमेंट्स ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। यानी कि लोन जो लिया वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन था, लेकिन जो इंटरेस्ट पे किया वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा। उसी तरीके से आपने कोई इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर डिविडेंड इनकम मिली, या किसी ओवरसीज पार्टी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया इक्विटी में, उसको डिविडेंड की इनकम रेमिट होती है, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। यदि किसी व्यक्ति के पेरेंट्स, उसके स्पाउस या उसके बच्चे विदेश में रहते हैं और उसके लिए लिविंग एक्सपेंसेस रेमिट हो रहे हैं, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एंड एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। हम कहाँ क्या बात करें, जो पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन भारत में रहते हैं, वो यदि विदेश जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, एजुकेशन के लिए या मेडिकल केयर के लिए, तो वो तमाम चीज़ भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही काउंट किए जाएंगे। तो हमने कैपिटल अकाउंट समझ लिया, करंट अकाउंट समझ लिया। आइए इस क्वेरी को अब एड्रेस करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। 2 एग्जांपल्स हैं। इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया बाय रिफाइनरी। कोई इंडिया की एक रिफाइनरी है जो सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है। सिंपल केस है, अकाउंटिंग में उसको हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स में फाइनली जाकर वो चार्ज हो जाएगी। फेमा पर्पस के लिए ये फॉरेन ट्रेड है। इंपोर्ट पेमेंट फॉर क्रूड ऑयल इज फॉरेन ट्रेड। सेलर इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट लाइबिलिटी इन इंडिया, बायर इज ऑल्सो नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट लाइबिलिटी ओवरसीज। क्रूड ऑयल आया, आपने पेमेंट कर दी, ना यहाँ कोई एसेट लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ना वहाँ कोई एसेट लाइबिलिटी क्रिएट हुई। इस साथ आपने मटेरियल दिया, उस साथ पैसा लिया, और ये क्लियरली एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। यदि इस प्रोसेस में कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी जनरेट हुआ, एलसी शॉर्ट टर्म क्रेडिट जनरेट हुआ, जो कि सेलर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दिया, 30 डेज क्रेडिट या 40 डेज क्रेडिट। नॉर्मली इस तरह के ट्रांजैक्शन में 30 डेज का क्रेडिट होता है बिल ऑफ लीडिंग डेट से, तो ये क्रेडिट भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ए फैक्ट्री। हम फैक्ट्री में लगाने के लिए एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। अकाउंटिंग में तो उसकी कैपिटल ट्रीटमेंट होगी, और कभी कभी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो आंसर है नो। इंपोर्ट पेमेंट फॉर मशीनरी इज ऑल्सो फॉरेन ट्रेड। सेलर इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट लाइबिलिटी इन इंडिया, बायर इज ऑल्सो नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट लाइबिलिटी ओवरसीज। जैसा कि क्रूड ऑयल में था, वही सेम चीज़ है, आपने मशीन दी, हमने पैसे दे दिए, ना आपकी कोई एसेट इंडिया में क्रिएट हुई, ना हमारी कोई एसेट लाइबिलिटी ओवरसीज क्रिएट हुई। शॉर्ट टर्म अगर कोई क्रेडिट है भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो कवर्ड है डेफिनेशन में स्पेसिफिकली, और इसलिए दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ना कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट
traveler checks, letters of credit or bill of exchange, expressed or drawn in Indian currency but payable in foreign currency. Drafts, travelers checks, letters of credit or bills of exchange drawn by banks, institutions or persons outside of India but payable in Indian currency. Naturally अगर कोई बैंक, इंस्टीट्यूशन या पर्सन इन इंडिया ड्रॉ करेंगे रुपीज़ में और पेबल भी इंडियन में रुपीज़ में होगा तो उसमें तो फिर कोई इशू नहीं है. लेकिन यदि इंडिया के बाहर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ड्रॉ होता है जिसमें कि लाइबिलिटी रुपी में डिफाइंड है, वो पेबल इंडियन करेंसी में है, तो वो बाहर में चूंकि ड्रॉ हुआ है, इस वजह से इंडियन करेंसी में पेबल होने के बावजूद भी वो फॉरेन एक्सचेंज में कवर्ड हो जाएगा. इसको टेबल से समझेंगे तो आसान रहेगा. अगर एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये तो बेसिक ट्रांजैक्शन है और ये तो फॉरेन एक्सचेंज में कवर्ड होता ही है. लेकिन यदि वो इंडियन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है और पेबल फॉरेन करेंसी में है तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज में होगा. और अगर फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है और इंडियन करेंसी में पेबल है तो भी फॉरेन एक्सचेंज है. यानी फॉरेन करेंसी एक या दोनों लेग में अगर कवर्ड है किसी इंस्ट्रूमेंट के तो वो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में कवर हो जाता है. फॉरेन सिक्योरिटी, सिंपल डेफिनेशन है इसकी. फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी. ये कीवर्ड है, डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी. यदि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है या एक्सप्रेस्ड है कोई शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट तो वो फॉरेन सिक्योरिटी है. एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड्स जो ओवरसीज में इशू होते हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट फॉरेन सिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं. एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी एंड वेयर रिडेम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड्स इज पेबल इन इंडियन करेंसी. इसमें दिया गया है कि यदि आपका रिडेम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड इंडियन करेंसी में भी पेबल है लेकिन वो एक्सप्रेस्ड फॉरेन करेंसी में है तो फॉरेन सिक्योरिटी हो गया. तो ये इसको एक क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है ये. तो फॉरेन सिक्योरिटी बड़ा क्लियरली एक फॉरेन एक्सचेंज में डिनोमिनेटेड या एक्सप्रेस्ड सिक्योरिटी को कहा जाता है. फाइनली हम आते हैं ट्रांसफ़र की डेफिनेशन पे. ट्रांसफ़र इंक्लूड्स सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ राइट, टाइटल, पर्सन और लियन. ट्रांसफ़र की डेफिनेशन को वैसे तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है पर ये बहुत वाइड डेफिनेशन है. पहली बात आपने गौर किया होगा. और दूसरा, ये कई बार एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में मिस हो जाता है ये कॉन्सेप्ट. वो कैसे मैं दिखता हूँ. देखिए, सेल, परचेज, एक्सचेंज, ये सभी समझते हैं कि इसमें तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है तो ये ट्रांसफ़र है ही. मॉर्टगेज, प्लेज, इसमें तो ओनरशिप की ट्रांसफ़र नहीं हो रही लेकिन ये भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में कवर्ड है. गिफ्ट, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र होता है, ये कॉमन सेंस में हम लोग समझते हैं. लोन ऑफ आइटम, यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन ही ट्रांसफ़र हो रहा है. तो और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ राइट, टाइटल, पोजीशन और लियन, ये बहुत रिलेवेंट होता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में जहाँ पर आपको कस्टोडियल अरेंजमेंट होते हैं या प्लेज अरेंजमेंट्स होते हैं. तो वहाँ ये ध्यान में रखना पड़ता है कि एक ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हो रहा है और क्या अगर ट्रांसफ़र से संबंधित कोई भी आरबीआई की अगर रेगुलेशंस है तो आपको उसको ध्यान में रखना है और उसकी अप्रूवल लेनी है इफ़ अप्लीकेबल. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये हमारा पहला सेशन यहाँ पर आज समाप्त होता है. अगले सेशन में हम रेजिडेंस को कवर करने वाले हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि ये पहले सेशन में जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको इसको पढ़ने में मदद मिली होगी. आपसे आग्रह रहेगा कि आपके कमेंट्स और सजेशंस आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं जिससे हम उनको रिवर्ट कर सकें और उनको एड्रेस कर सकें. आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.